दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत की संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में अपनी सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई ही, उन्होंने विपक्ष पर, खासकर कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण का सवाल आज उठाया, सामाजिक न्याय का सवाल आज उठाया और उसमें उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा और कहा कि बाबा साहब अंबेडकर न होते तो इस देश में आरक्षण नहीं आ पाता। यह बात बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। इस देश में अगर आरक्षण है तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की वजह से है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मौजूदा जो नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, सबकी आलोचना की। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के तौर पे मुख्यमंत्रियों को जो लेटर एक भेजा था, वो हर समय लेटर भेजते थे, जिस एक लेटर में जिसमें रिजर्वेशन को लेकर उन्होंने अपने रिजर्वेशन जाहिर किए थे, उसकी भी चर्चा कर दी। वो बिल्कुल सही है, नेहरू का ये स्टैंड था। उस समय की जो कांग्रेस लीडरशिप थी उसमें नेहरू ही नहीं, पटेल से लेकर तमाम लोग रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं थे। ये बात सही है। ये तो पुणे पैक्ट से, पुणे का जो पैक्ट हुआ, और वो भी एक राजनीतिक या ऐतिहासिक व्यवस्था थी, और उसकी वजह से अपने देश में रिजर्वेशन की जो प्रणाली है वो सामने आई। ये एक लंबी कहानी है और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर उसके जनक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक ऐसे दौर में जब सारे आरक्षण विरोधी थे और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अकेले अपने बल पर इस देश में संविधान में शामिल कराया एससी एसटी का रिजर्वेशन, और तब से लागू हुआ। और ओबीसी के लिए, जो पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, उसके लिए भी आर्टिकल 340 की व्यवस्था कराई। आर्टिकल 340 जो संविधान में है वो पिछड़े वर्ग को चिन्हित करने के प्रयासों के तौर पे वहां पर रखी गई है, जिसके कारण, उसी के कारण नेहरू गवर्नमेंट के समय काका कालेलकर आयोग बना। यह अलग बात है कि काका कालेलकर आयोग ने कुछ भी नहीं किया, इतनी रद्दी रिपोर्ट दी कि उस पर रिजर्वेशन की आधारशिला रखी ही नहीं जा सकती थी। यह बात 1953 की मैं बता रहा हूं आपको, 1953। और दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी नेहरू और उस समय की कांग्रेस लीडरशिप को तो जरूर कोस रहे और आज की लीडरशिप को भी कोस रहे, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि किस तरह उनकी अपनी पार्टी भी आरक्षण के खिलाफ थी। वो मंडल कमीशन की बात नहीं कर रहे हैं ठीक से। अगर आरक्षण की हिस्ट्री पेश कर रहे हैं आप, तो आरक्षण की हिस्ट्री का पार्ट तो मंडल भी है। और मंडल कमीशन के मामले में 1990 में 7 अगस्त को जब घोषणा की गई थी वीपी सिंह सरकार की तरफ से, उस वक्त इस देश में आरक्षण का विरोध केवल कांग्रेस ने ही नहीं किया था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनके संगठनों ने भी किया था। मैं उस समय स्वयं नवभारत टाइम्स का एक रिपोर्टर था पटना में, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह इस पार्टिकुलर विचारधारा से जुड़े संगठनों ने पटना के वीर चंद पटेल पथ पर बाकायदे प्रदर्शन किया था मंडल आयोग के एग्जीक्यूशन या इंप्लीमेंटेशन के वीपी सिंह सरकार के ऐलान के खिलाफ। और ये एक दिन नहीं चला, कई कई दिन तक चलता रहा। और यही नहीं, हिमाचल में शांता कुमार जी बीजेपी नेता की सरकार थी और शांता कुमार साहब ने स्वयं रिजेक्ट किया था। और इसके अलावा हिमाचल के अनेक क्षेत्रों में बीजेपी के संबद्ध, आरएसएस से संबद्ध लोगों ने जुलूस निकाले थे। तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भी बहुत चमकदार नहीं है। और दूसरी बात एक और बता दूं, एक पक्षीय जो हमले हैं सियासतदानों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके अपने अपने शीश महल हैं, सब अपने शीश महल में बैठे हैं, और कहीं भी कोई कुछ करेगा तो वो दिखाई पड़ जाएगा। इतिहास जो है वह भी शीशे का एक महल है। जो कुछ आप करते हैं, चाहे जितने आप ताकतवर हों, लेकिन इतिहास में वो दर्ज होता जाता है शीशे की तरह, और वो दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी इस बात से कैसे इनकार करेंगे कि वीपी सिंह सरकार को गिराने में बीजेपी का भी हाथ था। सिर्फ आप देवीलाल और कुछ और लोगों की बात नहीं कीजिए। क्या यह सही नहीं है कि मंडल के खिलाफ ही कमंडल आया?
क्या यह सही नहीं है कि वीपी सिंह की सरकार के समय जब एफर्मेटिव एक्शन के प्रयास चल रहे थे तभी लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा शुरू हुई थी और उसको रोका गया था क्योंकि कम्युनल राइट्स होने लगे थे, कम्युनल टेंशन होने लगे थे। और उसके बाद ऑल ऑफ सडन बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस कर लिया। तो एक ऐसी सरकार जिसने आपके हिसाब से ही बहुत अच्छा काम कर रही थी आरक्षण को अगर आप अच्छा मानते हैं तो फिर वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापसी क्यों? आरक्षण के कारण अगर आप मानते हैं कि कांग्रेस से वो बेहतर कदम था, अगर आप मानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न न देकर कांग्रेस ने गुनाह किया, आपने अपने भाषण में कहा है, तो वो जो भारत रत्न जो है डॉक्टर बी आर अंबेडकर को किसने दिया? वीपी सिंह की सरकार ने दिया था भारत रत्न बाबा साहब को, और उन्होंने आरक्षण भी लागू किया था ओबीसी के लिए, पिछड़ों के लिए। लागू नहीं, अनाउंस किया था, लागू करने का ऐलान किया था। लागू तो बहुत बाद में हुआ क्योंकि वो फंस गया मामला मुकदमे में, और वो फिर नरसिंह राव के जमाने में 92-93 में जाकर के लागू होने की स्थिति पैदा हुई। सच्चाई ये है। तो दोस्तों, भारत रत्न जो बी आर अंबेडकर को देने का मामला है वो वीपी सिंह की सरकार ने कांशीराम, रामविलास पासवान और अन्य जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं उनके दबाव में दिया था। सच्चाई यह है कि कांशीराम के कारण ही कांशीराम, शरद यादव, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, इन नेताओं ने दबाव डाल करके मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके इंप्लीमेंटेशन का ऐलान करवाया था। कांशीराम जी ने तो बोट क्लब पर अपनी पार्टी की तरफ से बाकायदे धरना दिया था और काफी दिन तक वो धरना चला, काफी समय तक, और कई प्रदेशों में इस तरह के धरने दिए गए थे। तो कांशीराम जी के रोल को भी आप इनकार नहीं कर सकते, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आमतौर पे मेनस्ट्रीम मीडिया भुलाने की कोशिश करता है। और दोस्तों, रही बात आज के दौर की, तो हम ये भी बता दें कि आज के दौर में भी अगर अपने देश में पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षण के जो प्रावधान हैं उनको कुंद करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसी मौजूदा सरकार में किया जा रहा है। कांग्रेस ने, यह सच है कि मंडल का विरोध किया था। राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट में बाकायदे भाषण दिया था, 1.5-2 घंटे का भाषण, और उसमें जमकर प्रहार किया था। यह बात सही है, प्रधानमंत्री मोदी अगर यह कह रहे हैं तो बिल्कुल सही है कि कांग्रेस का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन बीजेपी का रिकॉर्ड कौन सा बहुत चमकदार है आरक्षण के मामले में। आपने ईडब्ल्यूएस किया जो संविधान में कहीं नहीं था, तो संविधान में जो कहीं नहीं था वो आपने कर दिया, लेकिन जो संविधान में है उसका लगातार इरोजन किया जा रहा है, आरक्षण का दायरा सीमित किया जा रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स हो रही हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स में आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह गया है, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन आप दे नहीं रहे हैं जबकि मांग यही है पिछड़े वर्ग की। तो कहां से एफर्मेटिव एक्शन और आरक्षण की राजनीति के आप समर्थन कर सकते हैं और समर्थन करने का नैतिक दावा कर सकते हैं? अभी यूजीसी की रिपोर्ट आई, उस पर खंडन मंडन किया आपके मंत्रालय ने। क्यों किया? क्योंकि चुनाव नजदीक है। लेकिन सच यह है कि इस देश में मौजूदा रिजीम में आरक्षण पर सबसे अधिक प्रहार हो रहा है और तरीके से हो रहा है। ईडब्ल्यूएस के तरीके से हो रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स के जरिए हो रहा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को खत्म करके हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन के जरिए हो रहा है। तो वेयर इज रिजर्वेशन? रिजर्वेशन कितना बचा है? क्या भारत सरकार बताएगी कि रिजर्वेशन कितना बचा है? क्या वो बताएगी कि भारत सरकार के जो मौजूदा सेक्रेटरीज हैं उसमें कितने लोग एससी, एसटी और ओबीसी हैं? ये सवाल तो पार्लियामेंट में भी पूछा गया है, जहां तक मुझे याद आ रहा है कई बार अभी हाल में पूछा गया था। जुडिशरी में कितने एससी, एसटी, ओबीसी हैं? मीडिया में कितने एससी, एसटी, ओबीसी हैं? और जो हैं उनका क्या हाल बना रखा है मौजूदा रिजीम ने और मौजूदा समाज ने और मौजूदा व्यवस्था ने? तो एफर्मेटिव एक्शन और आरक्षण के मसले पर मौजूदा रिजीम जो है उसका दामन भी बहुत चमकदार नहीं है कि आप नेहरू से लेकर के और मौजूदा कांग्रेस रिजीम पर तो कहें कि इनका दामन बहुत खराब है, लेकिन आपका दामन भी अच्छा नहीं है। उन्होंने तो कम से कम 2006 में जब शिक्षा मंत्री थे अर्जुन सिंह, उन्होंने विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में शिक्षा के क्षेत्र में रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया। वो भले 2008 में लागू हो सका, लेकिन एक बड़ा काम उन्होंने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन आज स्थिति यह है कि भारत के विश्वविद्यालयों में दलित और आदिवासियों की, पिछड़े वर्ग के लोगों की नियुक्तियां तभी हो रही हैं जब वो आरएसएस या बीजेपी के साथ चले जा रहे हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र एक नागरिक के तौर पे कोशिश कर रहे हैं नौकरी की, तो उनको नौकरी नहीं मिल रही है। खासतौर पे एससी, एसटी और ओबीसी के लोग, आंकड़े उठाकर देख लीजिए। तो एफर्मेटिव एक्शन के मामले में, आरक्षण के मामले में कांग्रेसी रिजीम अगर गलत थी तो मौजूदा रिजीम उससे भी ज्यादा गलत है। यह बात आंकड़े साबित करते हैं। और अगर भरोसा ना हो तो इस पर कमीशन बना लीजिए, कोई कमेटी बना लीजिए इंडिपेंडेंट, और देख लीजिए कि आज भारत में आरक्षण की स्थिति क्या है। इस पर सच्चाई का साथ दिया जाना चाहिए। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।